हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि सुबह के 8 बजे आपको जो क्लास मिलती है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सहायक आचार्य का यूनिट 2 का टॉपिक, जो है पर्यावरण अध्ययन से संदर्भ में। तो इसका जो थ्योरी क्लास है, मैं प्रीवियस के क्लास में आप लोग को बता चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट्स नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो यूनिट 2 का टॉपिक है, जिसमें कि आपको पढ़ना होगा पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका ईवीएस का जो सिलेबस है उससे है। तो उसमें आप देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक संसाधन, उसके अंतर्गत जैसे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन हुए हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, कौन कौन से प्रथाएं हैं। साथ ही साथ मानव समुदाय के संदर्भ में, और मानव समुदाय जो है वो पर्यावरण से किस प्रकार से कोरिलेट है उसके लेकर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो क्वेश्चन है इससे आते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो पर्यावरण को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, इसको भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण में बांट सकते हैं, लेकिन परिचालन पर्यावरण ये इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन से ही आप देखेगा कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूएन द्वारा 1974 से पहली बार ओनली वन अर्थ थीम के साथ प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव दिया गया। उसके बाद से ही इसका जो आयोजन है करने के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। और वर्ष 2019 की बात की जाए तो इसमें 5 जून को मनाए गए पर्यावरण दिवस का जो मेजबान था वो चीन था, और इसका जो विषय था वो वायु प्रदूषण था। और वर्ष 2020 में कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र के साझेदारी में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की, और उनका थीम क्या था, जैव विविधता। तो अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे होमवर्क देना चाहती हूँ, और मेरी ये पूरी आशा भी रहेगी कि आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करिएगा। कि आप लोग देखिए कि 21, 22, 23 इसमें विश्व का जो पर्यावरण दिवस का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, और 21, 22, 23 में हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है इन सभी में 24 तक भी आप इसको ले सकते हैं, तो किन देश में हुआ है, उसका थीम क्या है। आप इसका पूरा एक नोट्स जैसा, मतलब पूरा एक मैसेज में ही मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे हुआ है। आप लोग बताइए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तो इसको लेकर डिस्कस करूँगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय, हम लोग क्या समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि पर्यावरण उन सभी स्थितियों और प्रभावों का कुल योग है जो जीव समूहों के विकास एवं जीवन पर असर डालता है। पर्यावरण में के अंतर्गत आपके वायु, जल, भूमि, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी जो गतिशील रूप से क्या करते हैं, मानव और जितने भी समाज के अंतर्गत, इस एनवायरनमेंट के अंतर्गत जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं,
वो सभी क्या एक दूसरे से किस प्रकार से कोरिलेट है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है कि कैसे वे बढ़ते हैं, कैसे उनका पोषण होता है, कैसे उनका विकास संभव हो सका है, कैसे वो समाप्त हो गई, ये सारी ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण जो है ये चार उसके जो प्रमुख घटक हम बोल सकते हैं, स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में आपके आ जाएंगे पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो स्थल मंडल के साथ आ जाएगा। जीव मंडल जो बायोस्फीयर है, इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाएंगे। जल मंडल में नदी, झील, तालाब, सागर ये सभी आ जाएंगे। और वायुमंडल में आपके आ जाएंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सभी आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक भी बताया था उसको याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण किससे बनता है। देखिए बीपीएससी का प्री के एग्जाम में 2011 में पूछा गया है, तो मैंने बोला ना कि आपको इस प्रकार से ही आपके देखिएगा एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण जैविक घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, अजैव घटक भी रहते हैं। तो ये सारा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पर्यावरण के घटकों को देखते हैं। तो पर्यावरण के जो घटक है, मैंने आपको पहले भी उधर दिखाया कि 4 प्रकार के उधर होगा, और इधर अगर आप 2 प्रकार के देखिएगा, इसका मतलब ये सब जो घटक है, अजैविक और जैविक घटक, ये आपको इग्नू का बुक में भी देखने को मिलेगा। तो अजैविक संघटक या अजैविक घटक और जैविक घटक, ठीक है। तो अजैविक में आपके स्थल मंडल, वायुमंडल ये सभी आ जाएंगे, और जैविक संघटक में आपके पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये आ जाएंगे। जो अजैविक घटक है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल आ रहा है, तो उसका हम लोग कर देख लेते हैं कि कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है। तो स्थल मंडल में आपकी स्थलाकृति, स्थानीय भौतिकी, संरचना, मृदा मंडल ये सभी आ जाएंगे। वायुमंडल में आपके आ जाएंगे, वायुमंडल के जो घटक है उसके अंतर्गत आ जाएगा। वायुमंडल में आपके वायु, तापमान, वायुदाब, वायुमंडलीय गतियाँ, वायु, जलवायु विक दशाएं, ये सारे आ जाएंगे आपके किसके, वायुमंडल के घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर आपका जल मंडल में आ जाएगा वर्षा, भूमिगत जल, सतही जल, सागरीय जल, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो जल मंडल के आपके अंतर्गत। तो ये आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्षण आप क्या समझते हैं, पर्यावरण अपकर्षण का मतलब यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है सही। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ठीक है। अपकर्षण मतलब डिग्रेड कर दे रहा है उसको, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। पृथ्वी के प्राकृतिक आवासों का विनाश, उसकी जैव विविधता को अत्यधिक हानि जैसे कि या क्षति पहुंचाना, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे पर्यावरणीय अपकर्षण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। राजीव गांधी पुरस्कार जो है ये इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई प्रौद्योगिकी के विकास या वर्तमान आविष्कारी संशोधन या ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अभ्यासों को अपनाने या उपयोग करने के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आती है और उसकी रोकथाम होती है। इस पुरस्कार के तहत आपको 2 लाख रुपए का नगद राशि दिया जाएगा, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। नंबर 7 पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है। इंदिरा गांधी, ठीक है, तो इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने 1987 में की थी। यह पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नगद राशि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के लिए किसी एक संगठन या व्यक्ति का चयन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसको, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, एनवायरमेंट इम्यूनिटी के लिए
ग्लोबल 500 नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1987 में शुरू किया गया था। ये पुरस्कार पर्यावरण और मानवीय उपलब्धि को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए प्रारंभ किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण कार्रवाई की अग्रिम पंक्तियों के सफल व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रहते हों। ठीक है, इको मार्क मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों के लिए किया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण को कोई क्षति ना हुई हो, अर्थात पर्यावरण के प्रति उनकी महत्वपूर्ण रवैया हो। और ये जो प्रमाण पत्र है ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा 1991 से दिया जाता रहा है। इसको लोग मिट्टी का घड़ा कहते हैं। इसका लोगो मिट्टी का घड़ा है और इससे खतरनाक अवशिष्ट पैदा नहीं होता है और इसके बनाने में बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है। यह ठोस और सुंदर रूपी, मजबूत और भंगुरता दोनों प्रतिनिधित्व करता है। ये चीज़ भी आप याद रखिए। इसका जो प्रणाली है इसकी विशेषता है कि इस योजना के तहत निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों को पहचान की गई है, जैसे साबुन और डिटर्जेंट, पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, बैटरीज, वुड कास्ट, प्रोपेलेंट्स और एरोसोल। खाद्य पदार्थ में आपका वनस्पति, चाय और कॉफ़ी, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हो जाएंगे, तेल, ड्रग्स, खाद्य संरक्षण, कीटनाशक तथा चमड़ा, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? तो उसको इको मार्क ठीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो सही क्या बोला जा रहा है कि ए और कथन दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो सही ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्रियाएं ही जो प्रदूषण का कारण बनती हैं, बल्कि और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे धुआं, अपशिष्ट पदार्थ का निकलना, गंदी नगरीय बस्तियां, वनों का कटना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी भी इसके कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपके कथन दिए गए हैं कि मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है और गंगा कार्य योजना चरण 2 का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हो गया है। थर्ड बोला जा रहा है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण और संरक्षण से संबंधित और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय सूचना प्रणाली पर्यावरणीय सूचना के लिए एक विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करती है। तो इसका 1, 2, 3, 4 ये सारा ही कथन सही हो जाएगा। तो हम इसका डिटेल्स देखते हैं कि भारत में अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें कि एक आपका मन्नार की खाड़ी भी है जो भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है और ये आरक्षित क्षेत्र में से 12 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WNBR हेतु नामित किया गया है। अप्रैल 1985 में मंत्रिमंडल द्वारा गंगा कार्य योजना को लागू करते हुए इसे 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित घोषित किया गया है। इसकी देखरेख व योजना निर्माण हेतु सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण तथा गंगा परियोजना निदेशालय की स्थापना की गई है। 1994 में गंगा परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके तहत गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण जो था वो 1986 से 2000 तक चला। गंगा कार्य योजना 2 अप्रैल 1993 में गंगा के अन्य सहायक नदियों में जैसे यमुना, गोमती व दामोदर कार्य योजना के साथ अनुमोदित की गई। दिसंबर 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण में कर दिया गया और इसी क्रम में गंगा कार्य योजना द्वितीय का विलय वर्ष 1996 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में कर दिया गया। अप्रैल 1997 में केंद्र सरकार ने इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ली व कुल लागत को मंजूरी दी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है।
पर्यावरण सूचना प्रणाली पर्यावरण सूचना के लिए विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। कब हुआ था विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ? तो ये आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका हम लोग डिटेल्स देख रहे थे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसे अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ एक पायलट कार्यक्रम के साथ शुरू किया गया। पायलट कार्यक्रम का मतलब होता है कि कोई भी जब सरकार कोई योजना को बनाती है तो उसको सभी जगह में इम्प्लांट करने से पहले कोई एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करती है, कोई एक स्टेट का चुनाव करती है और देखती है कि हाँ यहाँ पे वो जो योजना है वो सही प्रकार से काम कर रही है कि नहीं। अगर वो सही प्रकार से काम कर रही है तो फिर उसको बाकी जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं उसमें इम्प्लांट किया जाता है। तो जहाँ पे पहले स्टार्ट होता है उसको पायलट योजना के अंतर्गत रखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग फिर और जितने इसके क्लासेस हैं उसको डिस्कस करेंगे और आपको जो होमवर्क दिया गया है उसे मुझे ज़रूर आज शाम तक सभी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक